हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जो हमारे टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अकाउंट्स के, क्योंकि गाइस जैसे आप सबको पता है कि जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट के लिए हमारी जो डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी हैं। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम रहने वाला है। तो गाइज हमारा जो पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस है उसमें एक हमारी यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज हम उसी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए क्या है, एक ऐसी खजाना है, एक ऐसा खजाना है जहाँ से क्या है, जिनकी प्रैक्टिस करके क्या है आप अपने एग्जाम को बड़े ही ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या रहता है, कितना उनका लेवल क्या रहता है, हाई लेवल के कौन से है, डिफिकल्ट लेवल के कौन से, सिंपल लेवल के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे कॉमर्स में क्या है 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट से क्या है 8 से 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहते हैं। तो कौन सी यूनिट से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, कौन सी यूनिट से आपके सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से आपको अपना लेवल पता चलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस का लेवल भी पता चलेगा और खुद का एनालिसिस भी पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो अकाउंट्स में कितनी तैयारी है, कि आप अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो या नहीं कर सकते। कि अकाउंट्स की जो हमारी यूनिट है वहाँ से क्या आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने, और जो अकाउंट्स वाली हमारी यूनिट है वहाँ पर आपके क्या है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल, कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं अकाउंट से रिलेटेड और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो गाइज ये यूनिट क्या है आपकी 20 मार्क्स की है। 20 मार्क्स क्या है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, और यूजीसी नेट के एग्जाम में 20 मार्क्स के बहुत ज़्यादा मायने रहते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स आपका क्या है, आपको नेट भी क्वालिफाई करा सकते हैं और आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई करा सकते हैं। तो ये हर यूनिट क्या है आपकी 20 मार्क्स के इक्वल है, क्योंकि हर यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाए। और जो अकाउंट्स की हमारी यूनिट है उसके आज हम क्या करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको अपना लेवल पता है, जिसका आप साथ ही साथ क्या है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या टॉप 30 क्वेश्चंस है, इन 30 क्वेश्चन में से कितने आपके सही है और कितने आपके गलत है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहाँ पर है, आपको कितनी अकाउंटिंग जो वाली यूनिट है उसमें कितना और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और कितना आपको उसमें तैयारी करने की ज़रूरत है। तो गाइस फटाफट आइए, जल्दी से लाइव आइए, करते हैं फिर हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट। क्योंकि इस सेशन में हम क्या है अकाउंट्स के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस फटाफट आइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कीप शेयर द वीडियो। जैसे गाइस आप सबको पता है कि टीचर्स अड्डा हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता ही रहता है। तो इस बार भी जो यूजीसी नेट है उसके लिए आपका जो बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 23 अगस्त से पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो आपकी क्लासेज है, पेड बैचेस है, जो वो स्टार्ट हो रहे हैं। और पेड बैचेस में आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जाएगी, आपकी बेसिक जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, वो आपकी करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, डेली बेसिस पे आपका एनालिसिस होगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। साथ ही साथ क्या है आपका मॉक टेस्ट रहेंगे। जी हाँ, मॉक टेस्ट जिस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है सेम उसी पैटर्न पे ऑनलाइन टाइमर के साथ, कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, पूरे पैटर्न पर क्या है आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो गाइज इतना कंटेंट पढ़ के, इतना कुछ समझ के, ये सारा का सारा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और जिस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है सेम उसी वे में आपका क्या है मॉक टेस्ट भी रखे जाएंगे। तो गाइज आप अगर हमारे साथ जुड़ के हमारे बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं और जाने की नीड नहीं, और आपका एग्जाम भी क्या है बहुत ही ईजिली, बिल्कुल मक्खन की तरह क्या है क्वालिफाई होगा, ये हमारी गारंटी है। बस कंडीशनली क्या है कि आपको अपना 100% देना होगा। 200% एफर्ट्स मैं करूंगी, 100% एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, और हम दोनों मिलकर के आपके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो गाइस फटाफट आइए, लाइव आइए, करते हैं हम अपने आज के सेशन स्टार्ट, जिसमें हम अकाउंट से जो हमारी यूनिट है अकाउंट से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में आपका क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ इनकम। ये आपके कौन सी अकाउंटिंग क्या है, ये
आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उनकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग ये क्या है आपका क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्या पूछा गया कि मेजरमेंट ऑफ इनकम कहाँ से आपका रिलेटेड है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस कहाँ से रिलेटेड है, बेसिस ऑफ रियलाइजेशन क्या है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आपका रिलेटेड है। तो गाइस फटाफट आंसर कीजिए, 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। मेजरमेंट ऑफ इनकम मैच्ड विद द accrue to the equity of owners, recognition of revenue, matching revenue with the expenses and accounting period. मेजरमेंट ऑफ इनकम, मेजरमेंट ऑफ इनकम आपका होता है मैचिंग रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस की। आप अपनी जो हमारी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना, वहाँ से आपकी क्या होगी इनकम मेजरमेंट होगी। उसके बाद है जी रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस कि आपको क्या करना है एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। तो राइट आंसर है गाइज आपका डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस आपका रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कितना एक्सपेंसेस हमें हो रही है, कितनी हमारी इनकम है, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, वो सब आपके अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो बिजनेस उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कहाँ पर वो स्टैंड करे, उसकी जो बैलेंस शीट की पोजीशन है वो कहाँ पर है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है, वो आपके अकाउंटिंग पीरियड। तो वहाँ पर आपको क्या रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर किए गए हैं। उसके बाद है बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू इज द एक्रू टू द इक्विटी ऑफ ओनर्स, एक्रू टू द इक्विटी ऑफ ओनर्स। तो राइट आंसर है जी आपका डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। कुछ आइटम्स आपके पास गिवन है, डिबेंचर्स हैं, प्रीपेड रेंट है, इंटरेस्ट एक्रूड और बैंक ओवरड्राफ्ट है। पूछा गया व्हाट आर दी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी क्या होती है। पहले तो गाइस आपको यही पता होना चाहिए करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी जिसको हमें विद इन 1 ईयर क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है। ऐसी लायबिलिटीज जिसको बिजनेस को क्या करना है विद इन 1 ईयर, एक छोटे टाइम पीरियड 1 साल तक क्या है आप उनको पे कर सकते हो, वो होती है आपकी करंट लायबिलिटी। तो जो डिबेंचर है ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। प्रीपेड रेंट है ये तो आपकी लायबिलिटी ही नहीं है, ये क्या है आपके लिए एक इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ये भी क्या है आपकी इनकम है, ये भी आपकी लायबिलिटी नहीं है। बचा क्या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या हो गया करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जैसे मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन आपको एट ए टाइम क्या है 12,000, मतलब जितनी आपके अकाउंट में पड़े उससे ज़्यादा अमाउंट आपको क्या है विड्रॉ करनी है। मान लो कि आपको 12,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, तो आप क्या है क्योंकि आपका बिजनेस का जो है करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता, करंट अकाउंट होता है। तो आप अपने करंट अकाउंट में से जितनी आपकी लिमिट है, जितने आपके अकाउंट में पड़े हैं उससे ज़्यादा अगर आप विड्रॉ कर सकते हो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सिर्फ ये फैसिलिटी बैंक सिर्फ उसी कस्टमर को देता है जो डेली बेसिस पे क्या करता है ट्रांजेक्शन्स करता है, और अपने उन ट्रस्टी वर्दी कस्टमर्स को दी जाती है कि हाँ जिनके ऊपर बैंक को भरोसा है कि ये जो हमारे कस्टमर है वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करेंगे पेमेंट हमें कर देंगे। उन्हीं को ये क्या फैसिलिटी दी जाती है कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 है आप तब भी क्या है अपने अकाउंट से 10 की बजाय 12,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो। तो जो 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हैं वो 2,000 रुपये ही आपका क्या कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि जो आपका बैंक में अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट आपका चला गया है। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी बी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। हेलो जी, हेलो रिदित शर्मा, कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट किसका सम है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट इज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो कॉस्ट हमें बियर करनी होती है दैट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस तो नहीं आएंगी, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, बिल्कुल सही। डायरेक्ट वेजेस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए आपको जो वेजेस पे करनी पड़े, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको बियर करने पड़ते हैं, और फैक्ट्री के ओवरहेड। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड मोहित। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका प्रीमियम रिसीव्ड
प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असर्शन में कहा गया कि जो प्रीमियम रिसीव्ड होता है, आपको जब आप अपने शेयर को क्या करते हो, इशू करते हो, शेयर के इशू के टाइम पे जो भी प्रीमियम आपको रिसीव होता है वो प्रीमियम आपके क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट ना करके बल्कि कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है, आपके शेयर प्रीमियम अकाउंट में। बिल्कुल सही है कि जब आप कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वहाँ पर अगर वो कंपनी की क्या है, अच्छी गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है, तो वो कंपनी अपने शेयर को पार वैल्यू की बजाय बल्कि क्या करती है, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। यानी कि प्रीमियम का मतलब होता है 10 की बजाय, अगर किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपये है लेकिन वो उसको 10 रुपये में की बजाय क्या है 12 रुपये में, अगर उससे ज़्यादा जो उसकी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा पे अगर वो उसको क्या करती है, इशू करती है, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम पे इशू करना। तो प्रीमियम पे इशू करने से जो प्रीमियम की हमें अमाउंट मिलती है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं कि वो अमाउंट जो हम आती है उसे हमें उसके लिए एक अलग से ही अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट। उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं, सॉरी क्रेडिट नहीं करते। तो असर्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही दिया गया। उसके बाद रीजन में क्या कहा गया है, सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट अ ट्रेडिंग अकाउंट बट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, की जो प्रीमियम अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और इसको क्या है शेयर होल्डर में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही कहा गया है कि जो प्रीमियम अकाउंट है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता और इस जो प्रीमियम पे अमाउंट आती है उसको हम शेयर होल्डर में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड जो रीजन है वो असर्शन को फॉलो भी कर रहा है, उसको कंप्लीटली बता भी रहा है क्योंकि इसमें यही बात की गई है। तो राइट आंसर है जी आपका both are correct and R is the correct explanation of A. C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग। हिंदी में जी बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश है ये और हिंदी में भी आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे। कल को जो हमारी क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगी। नेक्स्ट है क्योंकि आज की जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड और फास्ट आपकी इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल इतनी सिंपल सी इंग्लिश है कि वो आपको आसानी से समझ आ सकती है। आज के लिए एडजस्ट कर लो, कल से आपको हिंदी में भी जो है मैटर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। बेसिक, डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशो, करंट रेशो, सुपर क्विक रेशो एंड क्विक रेशो। अरेंज दिस रेशो इन सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या है, आपके सामने कुछ क्या है रेशोज दी हुई है और इन रेशोज को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लिक्विडिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिक्विडिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपकी वो एसेट्स आएंगी, वो रेशो आएंगी जो आपकी क्या है, जिसको आप ज़्यादा टाइम में क्या है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले क्या आएंगी आपकी, जिसको आप सबसे ज़्यादा टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा टाइम में आप किस कैश में किनको कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले होगी आपकी करंट रेशो। करंट रेशो के बाद आएगी जी आपकी क्विक रेशो, ठीक है। क्विक रेशो के बाद आएगी जी आपकी सुपर क्विक रेशो और फिर आएगी आपकी बेसिक डिफेंसिव। यानी कि करंट रेशो को आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्विक रेशो 1 साल से कम टाइम में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सुपर क्विक उससे भी कम टाइम। और बेसिक डिफेंसिव और इंटरवल रेशो का बिल्कुल इमीडिएट क्या है, आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका सीक्वेंस रहेगा, द राइट सीक्वेंस इज, पहले आएगा सेकंड, फिर आएगा आपका फोर्थ, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज अ हाई पे आउट रेशो इंडिकेट। एक हाई पे आउट, इनके अगर एक कंपनी क्या कर रही है, ज़्यादा पे कर रही है तो उसका मतलब क्या है, हाई पे आउट। हाई अर्निंग पर शेयर, जी नहीं। द मैनेजमेंट इज नॉट प्लोइंग बैक इनफ प्रॉफिट, द मैनेजमेंट इज प्लोइंग बैक प्रॉफिट और कंपनी इज अर्निंग हाई प्रॉफिट्स। तो देखो गाइस क्या पूछा गया इसमें कि व्हाट डज हाई पे आउट रेशो इंडिकेट। हाई पे आउट रेशो क्या इंडिकेट करते हैं, हाई पे आउट रेशो का मतलब क्या है कि कंपनी को जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस प्रॉफिट में से कंपनी को 2 डिसीजन लेने होते हैं कि कितना पार्ट तो वह एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना पार्ट वो अपने कंपनी के लिए फ्यूचर में कि अगर फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए हम अपने पास क्या है रिजर्व के फॉर्म में उसको रिटेन करके, जो हमारी अर्निंग्स उनको रिटेन करके अपने बिजनेस के अंदर रखे। ये 2 डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को प्रॉफिट में से। तो हाई पे आउट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने ज्यादा जो प्रॉफिट का ज्यादा पार्ट है वो क्या कर दिया, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर वो ज्यादा पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इट मीन क्या है कि उसने रिटेन करके कम रखा है। तो रिटेन करके कम रखने का यहाँ पर हुआ कि मैनेजमेंट इज नॉट प्लोइंग बैक इनफ प्रॉफिट, की कंपनी ज़्यादा अमाउंट रिटेन करके नहीं रख रही है। यही आपका क्या है, हाई
पे आउट रेशियो है। गाइज फटाफट प्लीज कीप शेयर द वीडियो एंड कीप लाइक द वीडियोज एंड प्लीज कमेंट योर आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है। ये आपकी सही स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। सेकंड में आपका कहा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न डायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही नहीं है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट तो करता है प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न इनडायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स डायरेक्टली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट तो करता है लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है तो ये हमारी बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट वे से अफेक्ट करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म है, विद इन 1 ईयर होता है तो ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से हम प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से क्या करते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। गाइज प्लीज आप सब भी कमेंट कीजिए अपने आंसर क्योंकि आप अपने आंसर्स कमेंट करोगे तभी आप अपने खुद का एनालिसिस कर पाओगे कि आपके इन टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने आपके ठीक है और कितने आपके गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से आपकी जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी है। बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस बट नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स, कि बैलेंस शीट हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाती है ना कि ओनर्स के, बिल्कुल सही। जो बैलेंस शीट है क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की क्या है, कंपनी की जो कंपनी है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है और जो उसके ओनर्स है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो और जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की जाती है ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। उसके बाद है जी फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर इज शोन इन द बैलेंस शीट, कि बिजनेस और इसके ओनर के बीच का जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो बैलेंस शीट में आपका शो किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि बैलेंस शीट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, कि बैलेंस शीट हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है। जी नहीं, बैलेंस शीट हमेशा आपकी एक पर्टिकुलर डेट पर होती है। जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है और उस पर्टिकुलर डेट पर ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको शो करती है, बल्कि एक टाइम पीरियड की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करती, बल्कि एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आप कहाँ पर स्टैंड करें एक पर्टिकुलर डेट पर, उसको शो करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी दोनों सही है लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. Z is admitted with a 1/3 profit sharing. What will be the new profit sharing ratio of X, Y and Z? ये आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें एक पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए, तो पूरा शेयर है जी आपका 1 में से 1 - 3 माइनस करोगे तो 2/3 अब किसके लिए बचा, X और Y के लिए। तो 2/3 इंटू 2/3 जो उनका पुराना शेयर है, तो यहाँ पर आ गया जी आपका 4/9, ये हो गया जी आपका X के लिए। Y के लिए कैलकुलेट करेंगे 2/3 का 1/3 2/9, ये हो गया Y का। Z आया ही 1/3 के लिए है, राइट। तो उसमें आपका रहेगा जी 4/9 रेशो 2/9 रेशो 1/3 9 4 रेशो 2 रेशो 3 3 = 9 4 रेशो 2 रेशो 3 4 रेशो 2 रेशो 3 सी इज द राइट आंसर। कैसे करना है गाइज इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो इसमें कहा है कि Z आया है 1/3 के लिए, तो कितने प्रॉफिट के लिए आया 1/3 के, टोटल प्रॉफिट मान लिया कंपनी का कितना है जी 1 माइनस 1/3 करेंगे तो आपका कितना बैलेंस बचा 2/3। अब ये 2/3 किसके लिए बचा, X और Y के लिए। तो X का कैलकुलेट किया 2/3 का, उनकी पुरानी रेशो कितनी थी
थर्ड, तो 2/3 इंटू 2/3 इक्वल टू 4/9। वाई का रेशो कैलकुलेट किया 2/3 का 1/3 2/9। फिर इन तीनों का उनका उसका अब नया रेशो कितना आया 4/9, वाई का आया 2/9 और सी का आया 1/3। तो आपकी रेशो आ गई जी 4:2:3। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। प्लीज़ आफरीन बी ऑन टाइम। क्या करते रहते हो आप, लेट क्यों आते हो, टाइम पर आया करो। देखो हमारे यहाँ 5-7 क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं। कोई नहीं, आप दोबारा रिकॉर्डेड वीडियोज़ है उनको देख लेना, आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, कि इनमें से क्या आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहले गाइस आपको ये पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि जो आपकी करंट एसेट्स हैं और जो आपकी करंट लायबिलिटीज है उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इनमें से क्या अफेक्ट नहीं करता है। रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, कि जो आपके डेटर्स है अगर वहाँ से आपको कैश रियलाइज हो जाए तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक साइड से तो आपके, क्योंकि आपकी जो एसेट्स है वहीं पर आपकी कैश होती है और वहीं पर आपके क्या है डेटर्स होते हैं। तो एक साइड से आपके पास कैश आया, मान लो आपने अपने डेटर से क्या है 10,000 रुपये लेने थे, तो 10,000 से आपकी कैश आ जाएगी, डेटर उतने ही अमाउंट से क्या है आपके कम हो जाएंगे। डेटर्स आपके जितने के भी थे वो डेटर्स क्या हैं आपके 10,000 से कम हो जाएंगे और कैश आपका उतने से ही बढ़ जाएगा। तो आपकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, आगे जाने की नीड ही नहीं है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, कैश में अगर सेल करते हैं तो अफेक्ट करेगा। इक्विटी शेयर इशू करते हैं कैश आएगा, बिल्कुल अफेक्ट होएगी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की रिडेम्पशन करते हैं यहाँ से कैश जाएगा तो ये भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर, डेटर से अगर आपको कैश मिलता है तो क्योंकि दोनों की दोनों क्या है हमारी करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी तो दूसरी तरफ से आपकी वही करंट एसेट सेम अमाउंट से क्या है डिक्रीज हो जाएगी। मान लो कैश को है आपको मिल रहा है 10,000 रुपये से, उतने ही सेम अमाउंट से आपके जो डेटर है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या रहेगी अनअफेक्टेड। तो राइट आंसर है जी आपका राइट आंसर है जी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। असर्शन में कहा गया व्हेन अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, कि जब एक कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले क्या करती है प्रॉफिट अर्न करती है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। बिल्कुल सही, जब एक कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेशन से पहले, यानी कि जब कंपनी स्थापित नहीं है बल्कि कंपनी अभी बन रही है, इनकॉर्पोरेशन से पहले जितना प्रॉफिट कमाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। रीजन में कहा गया कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर, कि जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है उस कैपिटल प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं और शेयर होल्डरों को डिविडेंड हमें हर साल देना होता है। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी टेक्स प्लेस, कि किसी कंपनी का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कब होता है। द कंपनी इज अंडर कैपिटलाइज्ड, जी नहीं, जब कंपनी क्या हो अंडर कैपिटलाइज्ड हो तो वहां पर रिकंस्ट्रक्शन हमारा नहीं होता है। कंपनी हैज़ इंकर्ड हैवी लॉसेस विच मस्ट बी रिटर्न ऑफ, कंपनी को अगर क्या हो रहे हो ज़्यादा लॉस हो रहे हो तो वहाँ पर हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। द कंपनी इज़ ओवर कैपिटलाइज्ड, अगर कंपनी क्या हो ओवर कैपिटलाइज्ड हो तो वहाँ पर भी क्या है रिकंस्ट्रक्शन हमारा होता है। तो राइट आंसर है जी आपका सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिवरेज रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, टर्नओवर रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। लिवरेज रेशो, लिवरेज को हम कहते हैं जी डेट और इक्विटी। लिवरेज का मतलब होता है डेट, यूजिंग डेट। तो लिवरेज रेशो हो गया जी आपका रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। लिक्विडिटी होती है जी आपकी करंट एसेट से रिलेटेड, करंट एसेट्स। लिक्विडिटी मीन्स एफिशिएंसी ऑफ एसेट मैनेजमेंट। उसके बाद आपकी टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर रेशो होगी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी
एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी जी आपकी अर्निंग कैपेसिटी। तो राइट आंसर है जी आपका डी इज द राइट आंसर। ए का आएगा आपका थर्ड, बी का आएगा जी आपका फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सी का आएगा जी आपका फोर्थ टर्नओवर रेशो, एफिशिएंसी ऑफ एसेट मैनेजमेंट, और डी का आएगा जी आपका सेकंड अर्निंग कैपेसिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज अर्निंग कैपेसिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, दो आपको दी गई है, एक असर्शन है एक रीजन है, राइट। असर्शन में आपको कहा गया सिंकिंग फंड इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंकिंग फंड इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही। जो सिंकिंग फंड है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होता है। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की रीपेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। जो सिंकिंग फंड अकाउंट है वो हम किस लिए करते हैं, ताकि जो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसकी हम रीपेमेंट कर सके, राइट। और ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि हर साल जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आपकी सिंकिंग फंड में डाली जाएगी। तो यानी कि अगर आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख हो रहा है आपको हर साल, ठीक है, और सिंकिंग फंड में आपको क्या है 20,000 रुपये डालने, तो हर साल 1 लाख में से 20,000 घटा के आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 80,000। तो इसे हम कहेंगे चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से आपका कुछ ना कुछ चार्ज किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द कंपनी होती है जी आपकी फिक्स्ड एसेट्स। ओवरड्राफ्ट होता है जी कंपनी की करंट लायबिलिटी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जी फिक्टिशियस एसेट्स, एंड प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर आर द रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। सो राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। गुडविल क्या है, कंपनी की क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल क्या है, हमारी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स होती है, उसे फिक्टिशियस एसेट्स मत कहना। वो क्या होती है, हमारी गुडविल हमारी एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, राइट। ओवरड्राफ्ट अभी पीछे ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, वो क्या होती है, हमारी करंट लायबिलिटी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में से क्या इनमें से प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग इनमें से क्या प्रिपेयर किया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो राइट आंसर है जी आपका 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जी, बिल्कुल आफरीन, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप ही एक अकेले कैंडिडेट हो जो आंसर करे, जो वेल डन, आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्योंकि गाइस रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस करने से आपको अपना है ना, आप अपने आप का एनालिसिस कर सकते हो कितने क्वेश्चन आपके ठीक है और कितने क्वेश्चन आपके गलत है। क्योंकि सही दोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, और अगर आपका गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसका ये मैंने आंसर दिया था और मैडम ने इसका आंसर ये सही बताया, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रहेंगी। तो गाइस कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग द वीडियो एंड कीप लाइक द वीडियो, प्लीज गाइस प्लीज। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का हमारा सही तरीका क्या है, सीक्वेंस में बताना है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज होते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो सही सीक्वेंस हमारा क्या है, सबसे पहले आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आएगा जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर बनती है जी बैलेंस शीट, उसके बाद कोई अगर एंट्रीज हैं तो वो की जाती हैं। तो राइट आंसर है जी आपका सीक्वेंस सी इज द राइट आंसर। मेकिंग एडजस्टिंग एंट्री, देन प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, then preparing the profit and loss account and then the balance sheet। हेलो जी, हेलो, कैसे हो,
हरेंद्र कुमार, हर्षल, कैसे हो आप सब? गाइज प्लीज 23 अगस्त से जो पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों के लिए जो बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अपने आप को अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको बताएं कि टीचर्स अड्डा यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए तैयारी करवा रहा है। 23 अगस्त से हमारे जो पेड बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। पेड बैचेस में आपको हर एक वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, कंटेंट जो आपको कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी की जाएगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड किया जाएगा। और जी हाँ, बिल्कुल बैलेंस शीट लास्ट में। तो गाइस प्लीज़ अपने आप को जो इस यूजीसी नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या है क्वालिफाई करना चाहते हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में, लास्ट के 50 या 60 दिनों में जो तैयारी होती है एग्जाम्स की वो आप चाहे साल भर पढ़ लो, चाहे आप पूरे 6 महीने पढ़ लो, तब भी वो तैयारी नहीं हो पाती जब हम जो हमारी एग्जाम से 2 महीने पहले होते हैं। क्योंकि इन 2 महीनों में और आपके पास बिल्कुल 2 महीने के पास ही आपके पास क्या है टाइम है कि आप 2 महीने के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो एग्जाम की डेट है वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर है। जो कॉमर्स है उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम है वो 11 अक्टूबर को ही रहेगा। अभी तक कोई ऐसी फिक्स नहीं हुआ है कि 11 अक्टूबर को कौन सा एग्जाम है, लेकिन अगर हम पीछे का पैटर्न देखें तो कॉमर्स का जो एग्जाम है वो लास्ट डे ही होता है, तो 11 अक्टूबर को ही आपका एग्जाम रहेगा। तो गाइज अपने आपको प्लीज़ उस बैचेस में एनरोल कीजिए जो इसी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्जाम को क्या है क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लस एक तो क्या है कि आपकी कंटेंट क्लैरिटी की जाएगी वहाँ पर और आपको इतना ज़्यादा मटेरियल, इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़कर क्या है आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। आपको कहीं और से कोई कंटेंट, किसी भी टाइप का कंटेंट कलेक्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि गाइज यूजीसी नेट का पेपर का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। जी पेपर 2 के लिए फीस, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो Y337 को कोड को यूज़ करते हो तो आपको 77% की क्या मिलेगी डिस्काउंट। बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी गई है गाइज, बहुत ही नॉमिनल सी फीस, कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी गई। आप सभी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रख के अगर आप कहीं पर भी या किसी भी उसमें जाते हो, बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई, कहीं भी आप चले जाते हो तो वहाँ पर जो आपको फीस है 30,000, 40,000, 20,000 इतनी आपको फीस दी जाती है। लेकिन अड्डा 247 में इतनी फीस नहीं है। अड्डा 247 आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओनली 2,000 रुपीज़ में क्या है आपको यूजीसी नेट की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, ओनली ₹2,000, जिसमें आपको पूरा इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी PDF की फॉर्म में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, सारी कॉन्सेप्ट्स आपको दी जाएंगी, आपको समझाई जाएंगी और आपकी सबसे मेन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड की जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि आपसे जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पूछा जाए आप जो क्वेश्चन है उसको करेक्ट कर सको। प्लस आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्लस क्या है आपको MCQs करवाए जाएंगे, प्लस क्या है मॉक टेस्ट जो है, जिस तरह का आपका एग्जाम रहता है उस तरह के एग्जाम की आपको क्या है तैयारी करवाई जाएगी। तो गाइज प्लीज़ आफरीन www.adda247.com पर जाकर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में जो हमारा बैच है 23 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको ये कोड यूज़ करते हुए बैच को परचेज करना, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो बैच को परचेज करोगे तो 77% डिस्काउंट मिलेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको 13,000 या 15,000 रुपये की फ़ीस वहाँ पर दिखे, लेकिन इतनी फ़ीस पर क्या है, जब जैसे ही वहाँ पर क्या है आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कोड, क्या दिखेगा अप्लाई कोड, तो उस कोड में क्या है आपको Y337 इस कोड को यूज़ करना है। और जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करोगे तो वहाँ पर 77% की डिस्काउंट होके आपको क्या है ओनली 2,000 के अबाउट 1500 से 2,000 के बीच आपको क्या है सिर्फ पेमेंट करनी पड़ेगी। और गाइस इस पेमेंट को आप जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में पेमेंट करनी है, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। और इस जो हमारा ये कोर्स है इसकी क्या है आपको वैलिडिटी भी पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि गाइस
जी बिल्कुल वीडियो मिलेगी, जी बिल्कुल वीडियो मिलेगी। आपका मतलब लाइव क्लासेस भी रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ताकि आप उनको बाद में भी देख सकते हो। बिल्कुल आपको वीडियो भी दी जाएंगी, ये नहीं है कि सिर्फ लाइव क्लासेस ही रहेंगी। डाउट सेशन आपके रखे जाएंगे, ताकि गाइज अगर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि टीचर्स अड्डा भी यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बाद में भी एनरोल करें टाइम के बाद, जब, क्योंकि वैसे तो हमारा बैच 23 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स बाद में एनरोल करें, तो उनके लिए तभी करके जो ये बैच है, इस बैच की वैलिडिटी 2 एग्जाम्स तक रखी गई है, ये वाला एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम। यानी कि वैसे तो जो स्टूडेंट्स इसी टाइम पे जो हमारे साथ 23 अगस्त से ही क्या है बैच की स्टार्टिंग करेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, आपके इस मैक्सिमम 2 महीने में, क्योंकि 200 एफर्ट्स मैं करूँगी, 100% अगर आप अपना एफर्ट्स देते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम इसी बार में क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाद में एनरोल करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, जो थोड़ा लेट करेंगे, तो तभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बैच की वैलिडिटी है 2 एग्जाम तक रहेगी। इनकी एक तो ये वाला एग्जाम जो हमारा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच रहेगा, और इसके बाद जो जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा तब तक इस बैच की क्या है वैलिडिटी रहेगी। तो गाइज इन 2 एग्जाम्स की डेट तक की वैलिडिटी तक ही आपका ये जो बैच जो है वो वैलिड रहेगा, और वो भी सिर्फ 2000 रुपये में। गाइज इतनी कम अमाउंट में आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा, और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। अगर किसी टाइम पे आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कभी भी क्लासेस को देख सकते हो। आपको अगर रात के 12 बजे क्लास देनी है तो आप रात के 12 बजे भी क्लासेस को देख सकते हो। आपके पास, आपको बस उस पर क्या करना है, आपको अड्डा 247 की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना, और आप किसी भी टाइम उस क्लास को, रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ गाइज, आफरीन आप भी और बाकी जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज करो, और जल्दी से जल्दी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुँच सके और जल्दी से पहुँच सके। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी कॉमर्स की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो आपको क्या है आफरीन, देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ। क्या है कि आपको सिर्फ क्या करना है, 2000 रुपये पे करना है, और वो भी ये नहीं है कि आपको एक ही बार में पे करना है, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको क्या है ये लग रहा है कि मेरी क्लासेस नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आप अगली इंस्टॉलमेंट मत पे करना। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये कभी भी किसी टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रही है, हमें जो मैडम पढ़ा रही है हमें वो समझ नहीं आ रहा है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरी तैयारी नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल आप क्या है, आप पेमेंट मत करो, क्योंकि आपके ऊपर ये तो है नहीं कि एक ही बार में आपसे 2000 ले लेंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे। जी नहीं, बिल्कुल डेली बेसिस पे आपके टेस्ट रहेंगे, वीकली बेसिस पे आपका एनालिसिस होगा कि आप कहाँ पर हर महीने, हर दिन आपका, और हर एक हफ्ते के बाद आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। मतलब आपको अपने आप में क्या है ग्रोथ दिखेगी, आपका जो ट्रेंड है वो इस तरह से जाएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के, कि अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो एक हफ्ते के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो कितनी स्टार्ट हुई है, कितनी बिल्ड हुई है, उसके बाद आपका कहाँ पर गया। क्योंकि गाइज यूजीसी नेट के एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे मेन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको कितनी है, कितनी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, उसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आप क्या है एग्जाम को बड़े ही इजीली क्रैक कर सकते हो। जी बिल्कुल, आप अपने जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, जहाँ से भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़े हुए हो, चाहे आप FB के साथ, व्हाट्सएप के साथ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिसके साथ भी हैं, सबके साथ समझो। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर आप मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो वहाँ पर भी कॉमर्स मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, और मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए। हमारा ये मोटिव नहीं है कि बस एक बार स्टूडेंट से पैसे ले लो और उसके बाद उन्हें भूल जाओ। जी नहीं, बिल्कुल एंड तक, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं। और आपकी मेन, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। क्योंकि गाइस जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो आपसे जो क्वेश्चन है वो जैसे मर्जी पूछा जाए आप डेफिनेटली उसको क्या है क्रैक
कर ही लोगे। और जो ये तो है नहीं कि हमारे एग्जाम में हमें क्रैम करना है, हमें तुक्के लगाने हैं। तुक्के क्या है, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चन आपका ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, वहाँ पर आपके जो चांस है वो 50-50 है। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो 100% आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही ही होगा। कंडीशनली क्या है कि आपको बस क्या है 100% आपका देना पड़ेगा, आपको 100% आपका देना पड़ेगा। डेली जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस आपको, बैच आपको खरीदेगी, बैच को लेना आपकी क्या है एक ज़रूरत है। अगर आप क्या है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना तो इस बैच को परचेज करना आपकी एक ज़रूरत है बिल्कुल आज के टाइम में। और बिल्कुल इतनी नॉमिनल अमाउंट पे कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, द मेन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। जो हमारी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट रहता है। प्रॉफिट आर अंडरस्टेटेड, जो प्रॉफिट है वो हमारे कम हो जाते हैं। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, एडिक्वेसी ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड इरोजन ऑफ कैपिटल। बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट आफरीन फटाफट आंसर कीजिए। अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो गाइज आफरीन प्लीज़ आप आज ही क्या है बैच को परचेज कर लीजिए और आपका जितना ही फ्रेंड सर्कल है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे स्टूडेंट जो रूरल एरिया से है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, या फिर जो बड़े शहरों या बड़े शहरों की कोचिंग तक जिनकी रीच नहीं है, उन्हीं के लिए टीचर्स अड्डा आप सभी के लिए बैच लेकर आया, और वो भी इतनी कम अमाउंट में, बिल्कुल कम अमाउंट में। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही क्या है, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना। हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट्स अर्निंग नहीं है, बल्कि क्या है एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाना, उनको पढ़ाना, उनकी लाइफ को बिल्ड करना। और वो भी उन स्टूडेंट्स के जो रूरल एरियाज से हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है और क्या है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो बड़े शहरों में जाके कोचिंग नहीं ले सकते। तो बिल्कुल आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही क्या है ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज इस बैच को खरीदना आपकी क्या है एक आपके लिए एक ज़रूरत है, अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो। इतनी नॉमिनल सी अमाउंट पे कोई भी चैनल या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन आपको यूजीसी नेट की कोचिंग मिल ही नहीं सकती। जी हाँ बिल्कुल, हम आपकी हेल्प के लिए ही हैं। आपको क्या करना है, आप बस www. मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ www.adda247.com पर जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑल कोर्सेज के नाम से एक ऑल कोर्सेज दिखेंगे। ऑल कोर्सेज को ओपन करके आपको टीचिंग में जाना है, क्योंकि यूजीसी नेट हमारा एक टीचिंग का एग्ज़ाम है। टीचिंग एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको यूजीसी नेट पे क्लिक करना है। यूजीसी नेट पे क्लिक करोगे तभी आपको क्या सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शो हो जाएंगी कि यूजीसी नेट का जो बैच है वो कब से स्टार्ट है, क्या उसकी अमाउंट है, कितने टाइम पीरियड का रहेगा, कैसे कैसे आपको करवाई जाएंगी। और फिर आपको क्या है जब आप पेमेंट करोगे तो आपको इस कोड को यूज़ करना है Y337। अगर आप Y337 कोड को यूज़ करोगे तो 77% की आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगी Y337 कोड को यूज़ करते ही। अगर आप इस कोड को यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो अमाउंट है वो 13,000 या 14,000 या 15,000 रुपये आपको शो होगी। लेकिन जैसे ही आप Y337 कोड को यूज़ करोगे तो ये अमाउंट आपकी क्या है 1500 से 2,000 के बीच हो जाएगी, बिल्कुल 1,500 से 2,000 के बीच में। तो गाइज़ आप सभी स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही टीचर्स अड्डा ये बैच लेकर आए। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो बड़े शहरों, जिनके पास बड़े शहरों की कोचिंग तक रीच नहीं है। आप बिल्कुल अपने घर पर बैठकर ही क्या है क्लासेस ले सकते हो और अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जी इन्फ्लेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सबसे मेन इफेक्ट क्या रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी, उसका इन्फ्लेशन मतलब कि जब महंगाई बढ़ यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो हमारी अगर कम हो जाए तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट रहेगा, उससे हमारी जो कैपिटल है उसका क्या होता है इरोजन। उससे क्या होता है हमारा कैपिटल का इरोजन। तो राइट आंसर है जी आपका इरोजन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स इज अ मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सजेस्टेड बाय कि जो हमारा HRA
जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की एक कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग, वो किसके द्वारा दिया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ब्रोशली, जग्गियन एस.के. चक्रवर्ती और एरिक। इनमें से किसने क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग का मॉडल दिया है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में है? तो वो आपका दिया गया है जी ब्रोशले एंड ए.बी.ए. सिंसवर्ड्स। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड एज फंड इन द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट? फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनमें से क्या आपका क्या है फंड के लिए यूज किया जाता है? एक हमारी कॉन्सेप्ट आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें यही पूछा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनमें से क्या आपका एज अ फंड यूज किया जाता है? करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, कैश और ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, एक होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो कैश है, यानी कि जो कैश में आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि जितना आपके पास कैश आ रहा है और जितना आपके पास कैश की फॉर्म में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर कंसिडर किया जाता है। लेकिन फंड में अंदर आपके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारे के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो फंड का मतलब है क्या है? सारे के सारे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड एज अ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश से लेके चलते हैं, चाहे आपका क्रेडिट है या नहीं है, डजेंट मैटर। लेकिन फंड में आप कैश भी लेके चलोगे और अपना क्रेडिट, यानी कि जितने भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो सभी रिसोर्सेज आपके क्या कहलाते हैं? फंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। विंडो ड्रेसिंग किसकी वजह से रुकती है? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी और एरियर ऑफ बुक अकाउंट्स। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, विंडो ड्रेसिंग किसकी वजह से हमारी प्रोहिबिट होती है? तो विंडो ड्रेसिंग होती है जी आपकी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहते हैं कि आपको अपने अकाउंट्स में हर एक चीज़ को क्या करना है? डिस्क्लोज, यानी कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहती है हमारी? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एक जो बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उन सभी को हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए, जो हमारी पार्टी से क्या है? रिलेटेड है। एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पार्टीज है उनसे, उनके लिए सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन क्या है उनके लिए यूजफुल है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। तो अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे तो वहाँ पर आपकी विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल नहीं है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में आपकी रियलिटी कुछ है लेकिन आप उसको क्या है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छी पोजीशन दिखा, मतलब वैसे तो आपको क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है लेकिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बहुत अच्छी पोजीशन दिखा रहे हो। तो ऐसा किसकी वजह से नहीं होता? अगर आप क्या है सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो आपकी क्या है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी अगर आप डिस्क्लोज कर दोगे तो वहाँ पर आपकी विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल नहीं होगी, वहाँ पर आपकी विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट है जी आपका, रेशियो एनालिसिस वन द टूल एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। रेशियो एनालिसिस क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू किसी भी कंपनी की क्या है हम फाइनेंशियल हेल्थ को जान सकते हैं। बिल्कुल सही। रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक डिसीजन, कि रेशियो एनालिसिस ही सिर्फ एक ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ये भी सही है जी, बिल्कुल सही, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न को बताता है, लेकिन सिर्फ एक यही टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू हम क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि और भी हमारे पास क्या है बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। दोनों की दोनों क्या है आपकी स्टेटमेंट सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों में क्या है रेशियो एनालिसिस की ही बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या है इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू मेजर ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंसर्न। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंसर्न जो आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट है जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट है जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। तो जो है जी आपकी
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग पार्टीज। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन्स एंड पार्टनर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको क्या करना है, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस इन द इवेंट ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि जब फर्म क्या हो रही है, डिसोल्यूशन, यानी कि जब कंपनी, जो फर्म है वो क्या हो रही है, आपकी परमानेंटली बंद हो रही है। जब कोई फर्म परमानेंटली बंद हो रही है तो उस टाइम पे सबसे पहले किसकी पेमेंट की जाएगी, उसका क्या है करेक्ट सीक्वेंस आपको देना है। तो सबसे पहले क्या है, सब किसको पेमेंट की जाएगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन्स एंड द पार्टनर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबव द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा जी आपका, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं हमारे, कौन होते हैं हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या है, ऐसे क्रेडिटर जिसको हमने क्या है कोई ना कोई एसेट्स गिरवी रखी हुई, यानी कि अगर हम उनकी पेमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारी कंपनी के एसेट को सेल करके क्या कर लेंगे, अपने पैसे वसूल कर लेंगे। उन्हें हम कहते हैं सिक्योर्ड, यानी कि वो क्या है, उनके पास एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए हमने उनके पास कोई ना कोई एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है, तो वो होते हैं सिक्योर्ड। सबसे पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनकी पेमेंट की जाएगी। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, यानी कि जिनके पास कोई भी आपके पास सिक्योरिटी नहीं रखी गई है। उसके बाद जिसने पार्टनर ने कोई लोन वगैरह दे रखा है, और उसके बाद पार्टनर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर उनकी पेमेंट की जाएगी। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस, सबसे पहले सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर जिन पार्टनर्स ने लोन दे रखा है, और उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है जी, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज। अकाउंट्स में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले का जो आपका प्रॉफिट है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कि जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, उससे पहले का जो आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी स्टार्ट होते हैं ना, क्योंकि कंपनी को बनाने में क्या हमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन कंपनी को बनाने की, कंपनी का एस्टेब्लिश करने का क्या है, एक पूरा प्रोसेस होता है। वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले आपको ये स्टेप करना है, फिर आपको ये स्टेप करना है, फिर आपको ये स्टेप करना है। तो इनकॉर्पोरेशन भी उसमें एक स्टेप होता है। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर आप कोई प्रॉफिट जनरेट करते हो तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व। क्या कहा जाता है उसे, कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व। तो गाइज ये थे आपके अकाउंट्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पर जो टॉप 25 जो हैं हमारे, यहाँ पर हमने इन टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे अकाउंट से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को करके क्या है आप एक तरह का आइडिया लगा सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी आपको करने की नीड है। क्योंकि इस अकाउंट्स में आपके हर टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए, जो भी आपका अकाउंट्स का सिलेबस दिया गया है। और आज गाइज मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में आपकी जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, क्योंकि कॉमर्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन उनमें से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो आपके क्वेश्चन है वो आने ही आने हैं। तो गाइज आपको वो टॉपिक्स तो करने ही करना, उन टॉपिक्स को तो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। उन टॉपिक्स को तो आपको हर हाल में क्या है कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आप हमारे बैच को परचेज करो या ना करो। लेकिन आपको उन टॉपिक्स को तो क्या है बिल्कुल, अगर आप हमारे बैच को परचेज कर दो तो आपको वो टॉपिक्स तो करवाए जाएंगे, प्लस कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिनको अभी तक ये नहीं है तो आप उन वीडियो को भी देख के आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से हर बार आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ एनरोल योरसेल्फ इन अवर, हमारा जो 23 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। डेली 4:30 और 2:30 पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड लक।